ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो आज हम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो पहले हम इसमें इंटरप्रिटेशंस, ओके, टू इंटरप्रिटेशंस और टू अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का दो इंटरप्रिटेशंस है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी कि व्हाट इज द चांस ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग। वो एक इवेंट है और उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है अकर होने का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का अर्थ यही होता है। और ये एक्चुअली यहाँ पर दो इंटरप्रिटेशंस है, ओके। सो मे बी शट द डोर एक्चुअली, ओके। सो एक्चुअली आई हैव टर्न ऑन द लाइट, सो बाहर से नॉइज़ आ रही थी, ओके। सो टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का दो इंटरप्रिटेशंस है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, ठीक है ना। दो तरीका प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है। पहले को हम कहते हैं क्लासिकल, और यही हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। यही हम इसके बारे में ही हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लासिकल इंटरप्रिटेशन, इसे हम ए प्रायोरी, ठीक है ना। और इज द स्पेलिंग, ठीक है ना। आई वाज राइट, ओके। PRIORI, ए प्रायोरी और थियोरेटिकल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। ए प्रायोरी और क्लासिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन पहले होता है, और सेकंड में क्या होता है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, और इसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यस है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, ओके। सो आप लोगों के एक्चुअली बुक में इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी लिखा होगा, ठीक है ना, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। और ये नाम बहुत एक्चुअली क्या है, मैंने इसके लिए बुक्स में ये नाम बहुत दिया जाता है, ठीक है ना, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। इसलिए एक्चुअली मैं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, ओके। इंपेरिकल अप्रोच, इंपेरिकल, ठीक है। इंपेरिकल, इज दिस स्पेलिंग राइट? और इसे इंपेरिकल होता है, ओके, PI, इंपेरिकल। और इसे एज अ सेड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव इंपेरिकल, ओके, इंपेरिकल होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ए पोस्टेरियरी, आई कांट इवन प्रोनाउंस इट, ठीक है ना। जैसे क्या, ए पोस्टेरियरी ये भी कहते हैं, ए पोस्टेरियरी, ठीक है। तो इसे हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी और ए पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। सो एक्चुअली या यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज नेम्स, ए पोस्टेरियरी और ए प्रियोरी, ठीक है ना। ये नाम से उतना आई मीन ये फेमस नहीं है। क्लासिकल इंटरप्रिटेशन और इंपेरिकल इंटरप्रिटेशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। एक है क्लासिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा क्या है, इंपेरिकल इंटरप्रिटेशन, और इसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। और दूसरा नेम भी है इसका, है ए प्रायोरी और इसका ए पोस्टीरियोरी, ओके, इंटरप्रिटेशन। सो पहले हम क्लासिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट। सो द क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सेज that if you have a sample space, okay, so मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, let S be a sample space, ठीक है, let S be a sample space। so एक sample space है, so sample space पहले मैंने नहीं पढ़ा है। sample space क्या होता है, sample space होता है जो स्पेस S, ठीक है ना, S ऐसे यू नहीं, यहाँ पे एस लिखूंगा एक्चुअली। एस का अर्थ होता है पूरा,
ठीक है ना। सो हर एक इवेंट्स, जो हमारा हर एक इवेंट्स है, हर एक आउटकम्स, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, ऑल द आउटकम्स हो गया, ठीक है ना, जो आउटकम में इंटरेस्टेड है और नहीं भी है, ठीक है ना, वो सब जोड़ कर, वो सब लगा कर हमारा सैम्पल स्पेस बनता है, ठीक है ना। सैम्पल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, ठीक है। तो सेट, समझ में आ रहा है ना, सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स इज द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस यही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोइन टॉस करते हैं तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होता है? हेड एंड टेल, सिंपल। इसमें दो सैम्पल स्पेस है। अगर लेट्स से अगर हम एक डाइस को, ठीक है ना, डाइस को रोल करते हैं तो इसमें सैम्पल स्पेस क्या है? इसमें 1 2 3 till 6, ठीक है ना, 6 एलिमेंट्स है इसके सैम्पल स्पेस में, ठीक है ना। तो इसके सैम्पल स्पेस क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है ना। अगर लेट्स से हम दो सिक्कों, कोइन को, ठीक है ना, थ्रो करते हैं तो इसमें क्या सैम्पल स्पेस होगा? तो इसमें सैम्पल स्पेस होगा एच 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 टी, ठीक है, और तब टी एच टी टी, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? सैम्पल स्पेस होता है। तो ये सैम्पल स्पेस है। सो लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस, ठीक है, एक सैम्पल स्पेस है एंड लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस। The number of elements, the number of elements in the short name पड़ेगा, in the sample, ठीक है, in the sample space, ठीक है। So let S be a sample space. The number of elements in the sample space is n, ठीक है। Number of elements sample space में क्या है? n है, और the number of elements and the number of elements of the event, ठीक है, and the number of element of the event is m, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। सो इसमें क्या है? लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज n, लेट्स से, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में n है, और ये एक्चुअली हर एक क्या है? इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का अर्थ क्या हो गया? हर एक प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ये नहीं हो गया तो कुछ आउटकम का है प्रोबेबिलिटी दूसरा प्रोबेबिलिटी से क्या है? अधिक है, ठीक है ना, ये नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हेड है, टेल है, ठीक है ना, कोइन हम टॉस करते हैं तो इसमें आउटकम्स क्या होता है? हेड और टेल, ठीक है ना। तो सैम्पल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है? इसके सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एस, ध्यान दो यहाँ पर, प्योर अटेंशन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज हाउ मेनी? 2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस में, और दोनों इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का अर्थ होगा दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। जितना ये आने का प्रोबेबिलिटी है उतना प्रोबेबिलिटी इससे भी है, ओके। उस तरह का कोइन को हम क्या कहेंगे? एक फेयर कोइन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह एक फेयर डाइस में ये एक फेयर कोइन हो गया, ठीक है ना। फेयर कोइन में क्या होता है? इसका सैम्पल स्पेस का हर एक, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह डाइस है, ठीक है ना, डाइस में 6 आउटकम्स होता है, ठीक है ना, और हर एक ईच आउटकम, ठीक है ना, हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सेम होता है, विच इज़ 1/6, ओके, विच यू विल लर्न, ठीक है ना। तो इक्वली लाइकली का अर्थ समझ गए? इक्वली लाइकली का अर्थ क्या होता है? ईच एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम, ठीक है। सो लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज n, ठीक है ना, एंड द सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ इक्वली लाइकली एलिमेंट्स और आउटकम, ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? सो ऐसा सिनेरियो है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपनिंग इज व्हाट? m/n,
यही क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब यही इंटरप्रिटेशन है। हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो एम ओवर एन, ठीक है। तो एम क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट, ठीक है ना। वो इवेंट में जितना एलिमेंट्स है वो हो गया एम, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस। समझ में आ गया। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लासिकल अप्रोच क्या है, और क्लासिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज एन। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, और उस इवेंट में जितना एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस इवेंट में, और इवेंट का लेट्स से ई इवेंट हमें निकालना है, ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो ई इवेंट में जितना क्या होगा, जितना एलिमेंट्स होगा और या आउटकम्स होगा, वो क्या है, एम है। तो एम बाई एन करेंगे, जिसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ई का क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो अगर इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल और थियोरेटिकल, ठीक है। सो एक्चुअली दिस नेम इज़ मोर बेटर, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। और इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालना एक्चुअली सीखे हैं अगले क्लासेस में भी, ठीक है ना। और सो यू माइट बी फेमिलियर विद दिस, एम बाई एन, ठीक है ना। सो एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट एंड एन इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑल द आउटकम्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस। समझ में आ गया। सो ये होता है, क्या होता है, क्लासिकल अप्रोच। सेकेंड इज इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। सेकेंड इज empirical probability, empirical probability। So अगर empirical probability में क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला जो होता है ये क्या है, थियोरेटिकल है। एक्चुअली इसे हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है ना। एक्चुअली या एम्पेरिकल को ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, एक्चुअली क्योंकि इसमें इन्फिनिट, ध्यान दो यहाँ पर, इन्फिनिट एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करना होता है इसमें, लेकिन हम इन्फिनिट एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये हम कोशिश करते हैं सो जितना अधिक एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है ना। तो ये भी यूज़ होता है, रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। एक्चुअली या पे अटेंशन हियर। लेकिन अगर हम बार बार उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं तब इसमें ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी तब अप्लाई होता है। समझ में आ गया। और कोई भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम कर सकते हैं, और अलाउ है हम बार बार। सो इफ यू अलाउड टू डू द एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली, अगर हम रिपीटेडली उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है, लेकिन जो एक्चुअली फॉर्मूला दिया गया है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का, वो फॉर्मूला एक्चुअली रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता है। समझ में आ गया, क्योंकि हम ये कर नहीं सकते हैं। सो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, सो एम इज, ध्यान दें, सो अगर एन है, ध्यान दें यहाँ पर, अगर एन क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गया, एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गया, जितना बार हम एक्सपेरिमेंट किया वो क्या हो गया, एन। और एम क्या है, लेट्स से नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ई अकर्स, इवेंट ई अकर्स, ठीक है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ई अकर्स, ठीक है, ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, ठीक है, समझ आएगा। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एम बाई एन, ये होता है। तो इसका अर्थ क्या, पे अटेंशन ही, तो इसका अर्थ क्या होगा, अगर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एन है, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ई अकर्स क्या है, एम है। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें एक डाइस दिया गया है, ठीक है, और उसमें हमें जैसे 6 आने का प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम यूज़ करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, लेट्स से वी टॉस द डाइस एज मेनी टाइम्स वी लाइक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या किया, हमने 100 टॉसेस की, लेट्स से
हमने क्या किया, 100 टॉसेस की, बुझे आप, और उसमें क्या हुआ 30 बार क्या आया, 6 आया, देन 30/100 उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं है, समझ में आ गया? तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे 6 is here, तो हम जितना बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतना बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट्स से इफ़ यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट 100 टाइम्स, तो हम 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसमें वो इवेंट कितना बार आया, तो 6 इस केस में वो इवेंट है, ठीक है ना, तो 6 कितना बार आया, 30 बार, ठीक है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 30/100, ठीक है ना। तो इस केस में हम ये प्रोबेबिलिटी कर सकते, 3/10 आ जाएगा, ऐसा क्या, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.3। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा इवेंट होता है जिसमें हम क्या रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जिसमें हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उस केस में ये अप्लीकेबल होगा, और जिस केस में एक्चुअली हम रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं उस केस में वो सिनेरियो में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये भी है, हम एन एक्सपेरिमेंट जितना बार करेंगे प्रोबेबिलिटी हमारा उतना क्या होगा, एक्यूरेसी उतना बढ़ेगा, ठीक है ना, इसलिए एन गोज टू इन्फिनिटी दिया गया है। सो थियोरेटिकली एक्चुअली इन्फिनिट एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट हम इन्फिनिट एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली ये फॉर्मूला एक्चुअली यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका क्या एक्चुअली इसका मतलब को हम एक्चुअली फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, डू द एक्सपेरिमेंट एज मेनी टाइम्स पॉसिबल एंड देन सी हाउ मेनी टाइम्स m हैपन्स एंड देन डिवाइड m by n, ठीक है ना। तो बुझ गया। तो इसका एक्चुअली लेसन इससे एक्चुअली ये लिया जा सकता है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली कर सकते हैं, तो जितना बार हो सकता है एक्सपेरिमेंट उतना बार एक्सपेरिमेंट करो, और क्या होगा m को n से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन थियोरेटिकल फॉर्मूला क्या है, ये दिया गया होता है, ठीक है ना, n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, समझ में आ गया। और कोई इवेंट भी होता है, उस इवेंट को क्या हम रिपीटेडली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन विनिंग इन द इलेक्शन, देन कैन यू डू द एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली? नो, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली, ठीक है ना। अगर वो पास्ट में जीता हुआ है, इफ ही और शी हैज़ वन इन द पास्ट, देन मे बी यू कैन एक्चुअली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम और ही विनिंग दिस टाइम एज वेल, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली ये इस केस में उतना एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका क्या है, लिमिटेशन है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो इसका लेसन क्या हो गया इसमें से, ये एक्चुअली थियोरेटिकल फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमें प्रैक्टिकली करने के लिए एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। और टोटल नंबर एक्सपेरिमेंट्स क्या होना चाहिए, एक्चुअली जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार हम एक्चुअली करेंगे, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हम जितना बार हो सकता है, ठीक है ना, और जितना बार रिलेवेंट है उतना बार एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नीचे आएगा, और ये नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट E occurs, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का ये फॉर्मूला हो गया, सो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट E occurs डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो ये हो गया दो कॉन्सेप्ट्स, दो इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स की बात करेंगे, ठीक है ना, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में, इसमें नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें हम नहीं आगे बढ़ेंगे, हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, और इसमें हम एक्सियम्स ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सियम्स ऑफ